माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश कोर्स जो है जिसका फर्स्ट बुक यानी बुक का नाम क्या है, फ्लेमिंगो। क्या नाम है? तो फ्लेमिंगो। अब ये मैं फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, ध्यान सुनिएगा, फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ध्यान सुनिएगा, बुक का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। मैं इसको आप लोगों को डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, अगर आपको एग्जाम में 100% नंबर अच्छे लाने हैं तो आपको प्लीज वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा। तो ध्यान सुनिएगा, आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है उस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में? द लास्ट लेसन, ये जो स्टोरी है क्लास 12 का, उस चीज के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास जो है हम वो राधे राधे करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, पहले आपको समझना क्या है कि चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। ध्यान सुनिएगा, चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। देखिए, लास्ट का मतलब होता है अंतिम और लेसन का हिंदी होता है पार्ट, यानी हम इस चैप्टर में अंतिम पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी अंतिम अध्याय। अब थोड़ा सोचिए ना, अजीब सा नहीं है? पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पार्ट। कोई बात नहीं, अब अजीब रहे या फिर जैसे रहे, हमें पढ़ना तो है लाइन बाय लाइन। तो अब सुनिएगा, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि इस चैप्टर का जो राइटर है, राइटर का नाम क्या है, अल्फोंस डुडेन। ध्यान सुनिएगा, लेखक का नाम क्या है, अल्फोंस डुडेन। इन्हीं का बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंच था। ध्यान सुनिएगा, इन्हीं का बचपन का नाम क्या था? फ्रेंच था। आप इस चीज को याद रखिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय। इस चैप्टर का लेखक का नाम क्या है? अल्फोंस डुडेन। ध्यान सुनिएगा, क्या नाम है? तो अल्फोंस डुडेन। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। ध्यान सुनिएगा, क्या पढ़ेंगे हम? अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। कौन से लेखक? तो अल्फोंस डुडेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, सुनिएगा कि अल्फोंस डुडेन 1840-1897 वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहा क्या जा रहा है कि जो लेखक है, लेखक का नाम क्या है? अल्फोंस डुडेन। उनका जन्म 1840 में हुआ। देखिए, 1840 में हुआ और मृत्यु 1897 में हुआ। ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं बता दूं, अल्फोंस डुडेन का जन्म 1840 ईस्वी में और मृत्यु 1897 में हुआ। वह एक फ्रांस के रहने वाले थे। ध्यान सुनिएगा, वह एक फ्रांस के रहने वाले थे, इसीलिए वह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी जो व्यक्ति उपन्यास लिखते हैं। और साथ ही साथ वह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ध्यान सुनिएगा, वह कौन थे? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी लघु कहानी जो लोग लिखते हैं उन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आपको मैं क्या बताया कि अल्फोंस डुडेन का जन्म जो है 1840 में हुआ, मृत्यु 1897 में हुआ। वह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब यहां पे ध्यान सुनेगा, यहां पर कहा क्या जा रहा है कि द लास्ट लेसन सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रेशियन वार 1870 से 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द प्रशिया लीड बाय बिस्मार्क। यहां पर ध्यान सुनिएगा, यहां पर आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया। क्या कहता है कि द लास्ट लेसन स्टेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रेशियन वार, यानी ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये आधारित है किस चीज पर? आधारित है तो वार, यानी युद्ध पर। कौन सा युद्ध? तो फ्रेंको प्रेशियन वार, यानी फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रहा था, जो 1870 से 1871 के बीच में चला था। बस ये कहानी उसी वार पर आधारित है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या आपको बताया कि फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था। कब? 1870 से 1871 के बीच में। उसी युद्ध के आधारित है, आधार है इस कहानी का। यानी द लास्ट लेसन किस चीज पर आधारित है? तो फ्रेंको प्रेशियन वार। यहां पे देखिए लिखा हुआ है द फ्रेंको प्रेशियन वार। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो फ्रांस है वो हार जाता है। किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा। अब इसका कैप्टेंसी यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बिस्मार्क। इनका फुल नाम क्या है? ओटो वन बिस्मार्क। ध्यान सुनिएगा, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय प्रशिया जो है वो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सा को मिलाकर बना था। ध्यान सुनिएगा, आज के टाइम पे प्रशिया के नाम पे न जानकर हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। आगे क्या कहा जा रहा कि इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। यानी ये बताया जा रहा कि इस कहानी में
फ्रांस जो है उसका दो जिला, पहला का नाम है अल्सास और दूसरा का नाम है लोरेन, इसको कब्जा कर लिया जाता है। कौन कब्जा कर लेता है? तो प्रसिया के जो लोग हैं, प्रसिया जो है वो इसे कब्जा कर लेता है। तो कुल मिलाकर यहां से यहां तक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है कि द लास्ट लेसन सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रेस्टियन वार कब हुआ था? तो 1870 से 1871 के बीच में, जिसमें फ्रांस जो है वो हार गया। किसके द्वारा हार गया? तो प्रसिया के द्वारा। जब हारता तो क्या होता है कि अल्सास और लोरेन को कब्जा कर ली जाती है। बस आप इसमें इतना ही याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यानी ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर का परिचय क्या है। अब सुनिएगा, इसे मैं आपको उदाहरण से बता दूं। मान के चलिए कि हम सब स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट हैं। अब मान के चलिए अगर आप कहीं पे रूम लेने जाते हैं रेंट में, तो जब आप किसी व्यक्ति को कहिएगा तो व्यक्ति आपका परिचय पूछेगा कि बाबू नाम क्या है, पापा क्या करते हैं, कहाँ घर है, क्या आपके पापा करते हैं, तो आपके बैकग्राउंड को पूछेगा, यानी आपका परिचय जानेगा। तो उसी तरह से ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, चैप्टर का नाम क्या है? तो ध्यान सुनिएगा, द लास्ट लेसन, चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। अब ये जो चैप्टर जो है ना, हमारे लिए अभी परिचित नहीं है, हम अभी अनजान है इससे। अब भाई अनजान है तो हमको जानना है ना, तो इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय जानेंगे कि भाई तुम्हारा परिचय क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, परिचय जो है हम उसको पढ़ लेते हैं। तो सुनिएगा यहां पर क्या बताया जा रहा कि दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर वंस मदर टंग। यानी ध्यान से सुनिएगा कि इस चैप्टर में, यानी इस अध्याय में देशभक्ति हो गया, भाषा की आजादी हो गई, और साथ ही साथ अपनी जो मातृभाषा के जो प्रति जो प्रेम है ना, उस चीज के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि इस चैप्टर में हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? तो पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति के बारे में, देश प्रेम के बारे में, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, यानी हमारी भाषा की जो आजादी है उस चीज के बारे में, साथ ही साथ कहा जा रहा है कि लव ऑफ वंस मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा से जो प्रेम है उस चीज के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ये चैप्टर हमें उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, अगर मान चलिए आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि द लास्ट लेसन जो कहानी है इसकी मेन भूमिका क्या है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम यही है कि पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज यानी जो भाषा है, मातृभाषा है, उसकी आजादी, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और साथ ही साथ अपने लव ऑफ वंस मदर टंग, और साथ ही साथ अपनी मातृभाषा से जो प्रेम है, जो प्यार है, उस चीज के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें बताया जा रहा। नेक्स्ट सुनिएगा, आगे क्या कहता है कि द पीपल ऑफ अल्सास एंड लोरेन वर डिनाइड द फ्रीडम टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज बाय द प्रशियन। यानी इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है कि प्रसिया के जो लोग हैं उनके द्वारा जो अल्सास और लोरेन, ध्यान सुनिएगा, अल्सास और लोरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट है। कहां के डिस्ट्रिक्ट है? तो फ्रांस के ये दो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो हार गया, फ्रांस जो है वो हार गया, प्रसिया से कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया। तो अब क्या कहा जा रहा कि अल्सास और लोरेन के जितने भी लोग हैं, वहां के लोगों की जो आजादी है, किस चीज की आजादी? तो उनकी मातृभाषा जो है फ्रेंच लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा क्या है? तो फ्रेंच है। फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है, उसी तरह से फ्रांस में, फ्रांस के रहने वाले की मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज है। तो उन लोगों को उनकी मातृभाषा बोलने से उन्हें वंचित कर लिया जाता है, उनकी मातृभाषा बोलने से उनकी जो आजादी है उस आजादी को छीन लिया जाता है। किनके द्वारा? तो प्रसिया के जो लोग हैं उनके द्वारा, प्रसिया के जो सैनिक हैं उनके द्वारा। तो इस चैप्टर में हमें ये चीज पढ़ना है। अब आगे क्या कहता है सुनिएगा, आगे क्या जा रहा कि ध्यान से सुनिएगा, आगे ये बताया जा रहा कि द टू प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी एम हैमेल एंड फ्रेंड्स, यानी देखिए प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर्स। अब इसको उदाहरण से बता रहे हैं। मान के चलिए कि हम फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो अब बताइए कि मूवी और फिल्म देखते हैं तो उसमें मेन कैरेक्टर रहता है ना, फिल्म में क्या हीरो रहती है, हीरोइन रहती है, विलेन यानी गुंडा रहता है। अब ये सब के मिलाकर फिल्म बनता है। तो उसी तरह से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दो लोगों को मिलाकर बनाया गया। कौन कौन? तो एक ऑथर जिनका घर बचपन का नाम क्या था? फ्रेंच, और एक टीचर है जिनका नाम एम हैमेल है। यानी इस कहानी में दो लोगों की मेन भूमिका है। अब वो दोनों लोग कहां के रहने वाले थे? तो फ्रांस के जो जिला है अल्सास, वहां के रहने वाले थे। कहां के? तो फ्रांस के जो जिला है अल्सास, वहां के रहने वाले थे। अब सुनिएगा इसमें क्या बताया गया है। इसमें आपको कहा जा रहा कि बिलोंग टू अल्सास, यानी ये कि एम हैमेल जो टीचर है, जो फ्रांस यानी जो ऑथर है, वो अल्सास के रहने वाले थे। आगे क्या कहा जा रहा कि एम हैमेल इज अ फ्रेंच टीचर एट ए स्कूल एंड फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट। यानी एम हैमेल जो है वो फ्रेंच के किसी एक स्कूल का वो शिक्षक थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज का एक शिक्षक थे, टीचर थे। और साथ ही साथ जो फ्रेंच है वह उन्हीं के विद्यार्थी में से, यानी स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट था। यानी कौन? तो लेखक, यानी जिनका नाम क्या है? फ्रेंच। अब आगे क्या कहा जा रहा कि फ्रेंच ए स्कूल स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रेंच एंड नेवर टुक इट सीरियसली। यानी जो फ्रेंच है, यानी जो ऑथर है, वो कभी भी पढ़ने में, फ्रेंच भाषा सीखने में अपना जो रुचि जो है वो नहीं दिखाया।
कभी गंभीर नहीं हुआ, कभी सीरियस नहीं हुआ कि अरे भाई हमें पढ़ना भी है, फ्रेंच में हमें सीखना भी है, फ्रेंच बोलने सीखना है, फ्रेंच लिखने सीखना है, बोलने पढ़ने लिखने सीखना है। लेकिन कभी ऑथर जो है यानी जो फ्रेंच यानी जो अल्फो स्टूडेंट है उन्होंने कभी ध्यान जो है वो नहीं दिया। लेकिन कहता है कि रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज टू लर्न हिज मदर टंग, लेकिन बाद में उन्हें महसूस होता है, रियलाइज होता है कि नहीं, उनकी मातृभाषा उन्हें सीखने के लिए कितना महत्वपूर्ण था। कब रियलाइज होता है? जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मातृभाषा जो है वो अब छीन ली जा रही है, अब उन्हें अपनी मातृभाषा में नहीं बोलना है, नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है, बल्कि अगले दिन से नए शिक्षक आएंगे नए लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, नए जर्मन जो लैंग्वेज है ना, ध्यान सुनिएगा, जर्मन जो भाषा है अब उसमें लोगों को पढ़ाया जाएगा, लोगों को वही सिखाया जाएगा। आज के बाद इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वहां पे सदा के लिए समाप्त कर दिया जा रहा। अगले दिन से नए शिक्षक आएंगे जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, जो एम हेमल शिक्षक थे उन्हें अब स्कूल को छोड़कर जाना था। ध्यान सुनिए आगे क्या कहा जा रहा कि दिस चैप्टर स्ट्रेसेस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी ये जो चैप्टर है हमें जोर दिया जा रहा है, द लास्ट लेसन जो है वो हमें जोर दी जा रही है किस चीज पर? तो इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के जो महत्व है उसके ऊपर, और साथ ही साथ नेसेसिटी यानी आवश्यकता किस चीज की? तो रेस्पेक्ट यानी आदर करने के लिए, क्या आदर करने के लिए? एंड लर्न, और सीखने के लिए भी क्या? तो ऑन लैंग्वेज, यानी अपनी खुद की मातृभाषा है उसे सीखने के लिए अपनी मातृभाषा को मान सम्मान देने की जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता पर और साथ ही साथ हमें शिक्षा जो है ना, एजुकेशन जो है उसका महत्व जो है क्या है, उस चीज पर हमें इस चैप्टर में जोर दिया जा रहा है, यानी इस चैप्टर में हमें वो हर चीज के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे सुनिएगा, आगे कहा जा रहा है कि मेन कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, यानी जिसके बारे में हमें पढ़ना है उन लोगों के बारे में। तो पहला क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच के बारे में क्या कहा जा रहा है? ही इज अ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय हु एक्सेप्ट हिज फॉल्ट ऑफ इग्नोरिंग हिज लेसन, यानी फ्रेंच के बारे में क्या बताया जा रहा है, यानी ऑथर के बारे में कि वो एक संवेदनशील लड़का है, साथ ही साथ ईमानदार लड़का है, और साथ ही साथ जो उन्होंने गलती किया था कि उन्होंने अपना लेसन को इग्नोर कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था, यानी कभी रुचि दिखाकर उन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, इस गलती को लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमें हमारी जो मातृभाषा है वो हमें अच्छे से पढ़ने लिखने बोलने सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं सीखने की वजह से, ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से लास्ट में उन्हें रियलाइज होता है, महसूस होता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। नंबर सेकंड किनके बारे में? एम हेमल, यानी जो शिक्षक है उनके बारे में। ही इज अ सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी क्या बताया जा रहा है कि एम हेमल जो है वो एकदम सिंसियर टीचर है, साथ ही साथ स्ट्रिक्ट टीचर यानी सख्त टीचर है। कौन सी भाषा के? तो फ्रेंच भाषा के। हु इज पैट्रियोटिक, जो कि एकदम सच्चे देशभक्त हैं, देश प्रेमी है कह सकते हैं। ही ब्रेक्स डाउन एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन में यानी अपना जब अंतिम अध्याय जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं, अंदर से पूरे के पूरे टूट जाते हैं। आप ही सोचिए ना, ध्यान सुनिएगा, आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति उस स्कूल में 40 साल तक अपना योगदान दिया है, ध्यान सुनिएगा, 40 साल तक योगदान दिया है, अपना पूरा जिंदगी जो है 40 साल उसी स्कूल में लगा दिया, जब अचानक उस स्कूल को छोड़कर जाना हो तो कितना बुरा लगेगा, कितना खराब लगेगा, आप सोच सकते हैं। और वही हाल जो है वहां पर एम हेमल यानी जो शिक्षक है उनका हो जाता है। टीचर जब फूट फूट कर रोते हैं तो भावुक इतना हो जाता है आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसा स्थिति हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरा यहां पर समरी आपको बता दिया गया है कि कहानी में क्या क्या होता है, पूरा समरी जो है एक्सप्लेन किया गया है, और जल्दी में आप लोगों को पूरे चैप्टर लाइन बाय लाइन एक वर्ड जो है मैं उसका हिंदी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एमसीक्यू हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सब लेकर आऊंगा। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स देना है। अगर आप वीडियो को अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं तो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का जो एमसीक्यू हो गया या फिर एक्सप्लेनेशन हो गया वो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छे दीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी और चैप्टर के लेकर आऊंगा और सब्जेक्ट के लेकर आऊंगा, आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कुछ भी हो। तो चलिए अब इसका समरी क्या है वो हम समरी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय, ध्यान सुनिएगा, दिस स्टोरी इज रिटन बाय फ्रेंच बॉय, जिनका नाम फ्रेंच, यानी ये जो कहानी है, कौन सा कहानी? द लास्ट लेसन, ये लिखा गया किनके द्वारा? तो एक फ्रेंच के यानी फ्रांस के लड़का जिसका नाम क्या है? फ्रेंच। He is a sensitive and honest school boy who accepts his fault of ignoring his lessons. ध्यान सुनिएगा, क्या बताया जा रहा है कि इसमें वो जो लड़का है वो सेंसिटिव है यानी संवेदनशील है, साथ ही साथ ईमानदार लड़का है, जो कि क्या करता है कि अपने भाषा को जो उन्हें पढ़ाया जा रहा था उसने नजरअंदाज कर दिया था, कभी ढंग से पढ़ा नहीं था। तो क्लास में जाते भी थे तो पढ़ते नहीं थे, या फिर कभी सार नाम के नदी है वहां पर स्लाइडिंग करने के लिए चले जाते, लेकिन कभी मन से उन्होंने नहीं पढ़ा था। तो इस गलती को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ अपने टीचर से वो हेट्स करते थे, ध्यान सुनिएगा, एंड हेट्स हिज टीचर एम हेमल, यानी अपने टीचर से नफरत करते थे। अब आगे क्या कहा जा रहा है सुनिएगा कि आफ्टर ओवरपावरिंग their districts of Alsace and Lorraine in France, Berlin has ordered that
जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच वी टॉट इन द स्कूल्स देयर। यानी कहा जा रहा, ध्यान सुनेगा कि यहाँ पर यह बताया जा रहा कि जो फ्रांस में, ध्यान सुनेगा, फ्रांस में जो अल्सास और लॉरेन जो है ना, जब उसे कब्जा कर लिया जाता है, ध्यान सुनेगा कि फ्रांस के जो दो जिला जिसका नाम क्या है, अल्सास और लॉरेन, जब इस जिले को कब्जा कर लिया जाता है तो कब्जा करने के बाद ध्यान सुनेगा क्या होता है कि बर्लिन से आदेश आता है। अब बर्लिन, ध्यान सुनेगा, जर्मनी, यहां पर लिखा हुआ है कि जर्मनी के राजधानी है बर्लिन, ध्यान सुनेगा, जर्मनी के कैपिटल यानी राजधानी जो है वो है आपका बर्लिन। अब बर्लिन से आदेश आता है, आदेश क्या आता है कि आज के बाद जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रेंच भाषा। यानी सीधा सीधा समझेगा कि फ्रेंच भाषा को साइड में कर देता है और जर्मन भाषा पढ़ाना स्टार्ट करवा देता है। कुल मिलाकर आप ये समझिएगा। नेक्स्ट सुनिएगा आगे क्या कहा जा रहा, आगे आपसे कहा जा रहा कि इट इज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच टीचर एम हेमेल हु हैज बीन देयर फॉर 40 इयर्स। यानी क्या बताया जा रहा कि जो शिक्षक है एम हेमेल, उन्होंने उस स्कूल में 40 साल योगदान दिया था और आज उनका लास्ट दिन था फ्रेंच भाषा पढ़ाने का। He is full of grief, nostalgia and patriotism। यानी वो कहा जा रहा कि बहुत ही दुख से भरे हुए थे, ध्यान सुनेगा, जो शिक्षक थे वो बहुत ही दुख से भरे हुए थे, साथ ही साथ वो सच्चे मतलब देशभक्ति थे, यानी वो सच्चे एक देश प्रेमी थे। अब उन्हें उस स्कूल को छोड़कर जाना था, 40 साल योगदान दिया, उन्हें स्कूल छोड़कर जाना था, तो पूरा दुख से भरे हुए थे, रो रहे थे, बिलप रहे थे, मतलब पूरा के पूरा भावुक हो गए थे। अब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, खुद से सोच के देखिए ना, खुद से कि जो व्यक्ति 40 साल उस स्कूल में योगदान दिया, पढ़ाया पूरा वफादारी के साथ, अब स्कूल को छोड़कर जाना था, तो कोई भी व्यक्ति अंदर से टूट जाएगा। सेम वही स्थिति जो है वो एम हेमेल जो शिक्षक है उनके साथ हो गया था। आगे का कहा जा रहा है कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क द विलेज पीपल आल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। ध्यान सुनेगा, कहा क्या जा रहा कि इतना कठिन परिश्रम करने की वजह से उनके मान सम्मान को, उनके मान सम्मान, उनके आदर के लिए जो गांव के जो व्यक्ति हैं वो लास्ट क्लास में अटेंड करते हैं। ध्यान सुनेगा, पीछे के बेंच में अक्सर खाली रहता था, लेकिन आज हुआ क्या था कि गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग पीछे के बेंच में जाकर बैठे हुए थे। उनमें से एक का नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक का नाम हॉजर है, और जो हॉजर है वो एक प्राइमर लेकर आता है। ध्यान सुनिएगा, हॉजर जो है वो एक प्राइमर लेके आता है। प्राइमर क्या है, तो प्राइमर एक किताब का नाम है, जैसे हम लोग मनोरपत्ति करते हैं, एबीसीडी सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, तो उसी तरह से फ्रेंच भाषा सीखने के जो सबसे बेसिक किताब होता है उसे प्राइमर कहा जाता है, और ओल्ड हॉजर जो रहता है वो लेकर आता है। नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, आगे क्या कहा जा रहा कि दे आर सैड एज दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग। यानी उन लोग क्या थे, उदास है। किस लिए उदास है, क्योंकि उन लोग अपनी मातृभाषा जो है वो नहीं सीख पाए थे। कौन सी मातृभाषा, तो फ्रेंच। ध्यान सुनिएगा, कौन सी मातृभाषा, तो फ्रेंच। इन देयर चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में उन लोग खुद की मातृभाषा जो है वो नहीं सीख पाए थे, नहीं पढ़ पाए थे, इसीलिए वो लास्ट जो क्लास है उसे अटेंड करते हैं। टीचर की हार्ड वर्किंग की वजह से, जो टीचर अपना 40 साल वफादारी से पढ़ाया लोगों को, इसके मान सम्मान में जो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन लोग उस दिन स्कूल में अटेंड करते हैं, जाते भी हैं, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा उन लोग उदास हो जाते हैं। आगे सुनिएगा, आगे कहा जा रहा है कि फ्रेंच इज शॉक्ड, यानी जो एम है, ध्यान सुनिएगा, जो फ्रेंच है यानी जो हमारे इस चैप्टर के जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, झटका लगता है, जैसे बिजली का झटका कैसे लगता है उसी तरह से लेखक को झटका लग जाता है। क्या लगता है कि नो इट्स हिज लास्ट लेसन, यानी जैसे उनको पता चलता है कि ये जो पाठ है आज के लिए, यानी अब सदा के लिए आखिरी लेसन है, आज के बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उन्हें बिजली के झटका जैसे लगता है वैसे लगता है। सुनिएगा, एज ही डज नॉट नो फ्रेंच, यानी क्यों, क्योंकि वो अभी तक से फ्रेंच भाषा में ना तो लिखने जानते थे ना तो पढ़ने जानते थे। नाउ सडनली ही गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग टॉट ऑन दैट डे। ध्यान सुनिएगा, अचानक क्या होता है कि उनकी रुचि जो है वो बढ़ जाता है, और जो टीचर जैसे पढ़ाते हैं, जितना पढ़ा रहे थे, जैसे भी पढ़ा रहे थे, पूरा के पूरा ऑथर को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा था। और ऑथर जानते हैं क्या कहते हैं कि न जाने आज इतना शिक्षक क्या कैसे पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़ा रहे थे, जैसे पढ़ा रहे थे, मुझे बिल्कुल एकदम स्पष्ट पूरे तरीके से एकदम आसानी से समझ में आ रहा था। ध्यान सुनिएगा, आगे क्या कहता है कि फ्रेंच फील्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस मदर वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन, इट इज नेचुरल टू इज बीइंग एंड मे इट बी द कू टू द पिजन्स और फ्रेंच टू द फ्रेंच पीपल। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि यहाँ पर यह कह रहा कि जो क्या कहते हैं कि जो आपके लेखक हैं जिनका नाम क्या है, एम हेमेल, वो क्या कहते हैं कि, ध्यान सुनिएगा, इसमें वो ये बताते हैं कि ये जो लोग हैं, यानी ये जो फ्रेंच भाषा सीखने के लिए इनकी आजादी जो है वो इनसे छीन लिया जाता है, तो महसूस करते हैं कि उन लोग जो हमसे ये छीन रहा, मतलब छीन रहा, क्या छीन रहा कि खुद की मातृभाषा है वो कैसे छीन सकता है, कैसे हमसे मतलब हमारी मातृभाषा हमसे अलग कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल है, प्रकृति है, हम जब से जन्म लिए हैं तब से यही चीज बोलते आ रहे हैं, हमारी ये तो हमारे अंतर आत्मा तक ये अंदर चला गया है, हम इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये तो कठिन है ना। फिर आगे एक कबूतर है, ध्यान सुनिएगा, पिजन्स, वो जब कुकू करता है तो ऑथर सोचते हैं क्या ये जो पिजन्स है क्या इसे भी जर्मन भाषा में कुकू करवाएगा। ध्यान सुनिएगा, जिस तरह से हम लोगों को हमारी जो फ्रेंच भाषा है, मातृभाषा जो है, हमसे छीन लिया जा रहा, क्या अब ये जो कबूतर है जो कुकू कर रहा, क्या अब इसे भी जर्मन भाषा में बुलवाया जाएगा।
ये जो बात है वो हमारे लेखक जो है फ्रेंच वो ये कहते हैं। आगे सुनिएगा, आगे कहा जा रहा है कि he develops and instant liking for the teacher M. Hamel and respect him for his sincerity and hard work। उसी समय जो फ्रेंच है, ध्यान सुनिएगा, वो अपना जो विचार को वो बढ़ाते हैं और उस शिक्षक को, जिस शिक्षक को नफरत करते थे, आज उस शिक्षक से प्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं, उस टीचर को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ उस टीचर की जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत है, उस पर वो मान सम्मान दिखाते हैं, सिंसियरली दिखाते हैं कि नहीं वो टीचर जो है वो हमारे लिए कितना जो है वो अच्छा किए। साथ ही साथ ही फील्स सैड एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम एंड ashamed फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल। ध्यान सुनेगा, साथ ही साथ वो दुख भी हो जाते हैं, दुख इसलिए होते हैं कि अब उनको इस स्कूल को छोड़कर जाना था, किनको, तो टीचर को छोड़कर जाना था, इसीलिए वो दुख होते हैं कि नहीं अब इस शिक्षक को हमें छोड़कर जाना है, जो कि आपने 40 साल योगदान दिया, कितना अच्छे से पढ़ाया, और अब उन्हें छोड़कर जाना है। साथ ही साथ उन्हें मतलब गिल्टी एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें बुरा लगता है, मतलब खुद से बेइज्जत फील करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके जो टीचर हैं उन्होंने होमवर्क दिया था। ध्यान सुनेगा, उन्होंने होमवर्क दिया था क्या याद करके आने के लिए, तो पार्टिसिपल। ध्यान सुनेगा, पार्टिसिपल्स याद करके आने के लिए कहा था, लेकिन जो लेखक है यानी जो फ्रेंच है वो एक भी शब्द जो है वो याद नहीं किए हुए थे। अब वो सुनाना तो चाह रहे थे बट याद नहीं किए थे, कुछ भी पढ़े नहीं थे, इसलिए उन्हें मतलब कह सकते हैं कि एसएम यानी शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, उन्हें बेइज्जत लग रहा था, इंसल्ट फील हो रहा था कि नहीं आज के दिन कम से कम हमें जो पढ़ाया जा रहा था वो उसे सुना देनी चाहिए था, बट वो नहीं सुना पाते हैं। आगे सुनिएगा कि हिज टीचर, ध्यान सुनिएगा, आगे कहा जा रहा कि हिज टीचर फील दैट दे आर ऑल फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग eager enough to learn, putting it off to the next day. He blames himself for not teaching them sincerely। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर जो शिक्षक है ना वो ब्लेम देते हैं यानी दोषी ठहराते हैं, किन लोगों को, तो तीन लोगों को, तीनों लोगों को याद रखेगा, यानी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उन्हें भी दोषित ठहराते हैं कि भाई तुम्हारी भी गलती है कि तुमने अपने भाषा को सही से नहीं सीख पाया, इसकी गलती तुम्हारी भी है, खुद हमारी भी है कि नहीं मैंने तुम्हें ढंग से पढ़ाया भी नहीं, और तुम्हारी माता पिता की भी है। अब तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनकी गलती कैसे है, तो एम हेमेल क्या कहते हैं कि जब तुम लोगों को जो काम करने के लिए कहा जाता है तुम उसे आज पर नहीं कल पर छोड़ देते हो। कहते क्या हो कि नहीं 5 मिनट बाद करेंगे ना, फिर नहीं 10 मिनट बाद करेंगे, अरे शाम में करेंगे, नहीं अरे सुबह कर लेंगे, और ऐसे करते करते अरे छोड़ो ना अब कल कर लेंगे। और देखो कल कल करते करते क्या हो गया कि तुम अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाए, और यहां तक से तुम्हारी मातृभाषा जो है, मदर टंग जो है यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो अब तुमसे दूसरे जो लोग हैं वो छीन कर ले जा रहे हैं, तुम्हारी मातृभाषा तुमसे अलग कर दी जा रही है। और फिर अब यहाँ पे टीचर क्या कहते हैं, तुम्हारी माता पिता की भी गलती है। कैसे गलती है कि उन लोग तुम्हें स्कूल भेजने की वजह से, मतलब स्कूल भेजने तो चाहिए थे, यानी स्कूल तो भेजना चाहिए था, लेकिन स्कूल ना भेजकर, ध्यान सुनेगा, स्कूल ना भेजकर तुम्हारे माता पिता तुम लोगों को फार्म्स में भेजते थे, साथ ही साथ मिल्स में बेचते थे, क्या करने के लिए, तो अर्न करने के लिए। यानी क्या अर्न करने के लिए, तो पैसा यानी मनी, टू अर्न मनी। ध्यान सुनिएगा, कुछ चंद पैसों के कमाने की वजह से तुम्हारे माता पिता जो है तुम लोगों को फार्म्स में, तो मिल्स में यानी खेत खलियान में हो गया, मिल्स में हो गया, कारखाना में हो गया, कुछ पैसा कमाने की वजह से तुम लोगों को भेज देते थे। लेकिन तुम्हारे माता पिता को स्कूल भेजना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे माता पिता स्कूल ना भेजकर फार्म्स हो गया, मिल्स हो गया, या फिर छोटे छोटे इंडस्ट्री हो गई, वहां पर भेज देते थे। आगे कहा जा रहा है कि मेरा भी गलती है, मेरा भी गलती है कि मैं तुम लोगों को ढंग से नहीं पढ़ा पाया। क्यों? क्योंकि जब भी मुझे मछली पकड़ने का मन करता मैं तुम लोगों को छुट्टी कर देता, या फिर तुम लोगों को मैं अपने जो बगीचा है, गार्डन जो है, उसमें पानी पटाने को कह देता, जिसकी वजह से तुम लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए। तो तीनों मिलाकर तीनों की जो गलती है वो ठहराते हैं कि तुम लोग सही से अपनी मातृभाषा जो है वो नहीं सीख पाए। अब ध्यान सुनिएगा, आगे क्या कहा जा रहा, आगे कहा जा रहा कि his patriotism is reflected to his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world। ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मेरा क्या रहेगा कि आगे वो प्रशंसा करते हैं अपनी मातृभाषा जो है उसके, और कहते क्या है कि ये जो हमारी मातृभाषा है, कौन सी, फ्रेंच लैंग्वेज जो है, ध्यान सुनिएगा, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, साथ ही साथ क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। ध्यान सुनिएगा, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, यानी ये कुल मिलाकर जो एम हेमेल है सारे बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी मातृभाषा जो है उसे तुम्हें बचा कर रखना होगा, उसे तुम्हें दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, यानी ब्यूटीफुल यानी सुंदर लैंग्वेज है, लॉजिकल यानी तर्कसंगत लैंग्वेज है, और ये क्लियरेस्ट यानी बहुत ही आसानी से, इजी से तुम अपनी मातृभाषा को सीख सकते हो। इसीलिए क्या कहते हैं सारे बच्चे को कि तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हारी मातृभाषा जो है तुम्हें गार्ड करके रखना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गार्ड यानी सुरक्षा करना होगा, इसे तुम्हें बचा कर रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एज बिंग वंस लैंग्वेज इज द की टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, यानी ये कि अगर तुम्हें कोई गुलाम बना ले रहा और जब तुम अपनी मातृभाषा सही से जान रहे हो तो तुम्हारा मातृभाषा जो है वो की का काम करेगा, चाबी का काम करेगा, उस गुलामी के जो ताला है उस गुलामी के ताला को तोड़ देगा, उस जंजीर को तोड़कर तुम बाहर निकल सकते हो, तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो,
आजाद हो सकते हो। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी मातृभाषा जो है तुम्हें गार्ड करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, दूसरे लोगों से बचा कर रखना होगा। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी मातृभाषा जो है वो सही से जानना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, लिखने सीखना होगा, बोलने ये सब करना होगा। नेक्स्ट ध्यान सुनेगा, आगे कहा जा रहा कि दे रियलाइज, ध्यान सुनेगा, विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन, यानी जर्मन के जो लोग हैं उनसे तुम्हारी आजादी जो है वो दिलाएगा जब तुम अपनी मातृभाषा को सही से सीख पाओगे। ध्यान सुनेगा, आगे कहा जा रहा कि दे रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग एंड दे हैव बीन डिफीटेड बाय द जर्मन्स बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। यानी ये बताया जा रहा कि उन्हें बाद में रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उनकी खुद की मातृभाषा उन्हें सीखने के लिए कितना जरूरी था। उनकी मातृभाषा जो मदर टंग है यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे गार्ड करना, उसे सुरक्षित करना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उन्हें बाद में रियलाइज होता है। क्यों? क्योंकि वो बताते क्या है कि अगर मैं अपनी मातृभाषा सही से हम लोग जानते, यानी हम फ्रेंच के लोग जब हमारी खुद की मातृभाषा सही से हम जान पाते तो आज हम जो जर्मन है यानी जो प्रशिया है हम उससे कभी हारते नहीं। ये जो युद्ध है हम कभी युद्ध हारते नहीं। जब युद्ध नहीं हारते तो इन लोग जो है हमें स्लेव यानी हमें गुलाम जो है, ध्यान सुनेगा, स्लेव यानी जो हमें गुलाम जो है वो नहीं बना पाता। गुलाम बनाने के पीछे कारण क्या है कि हमें हमारी खुद की मातृभाषा जो है वो हमें सही से ना तो बोलने आता है, ना सही से लिखने आता है, ना पढ़ने आता है। इसीलिए जो टीचर है वो सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट को क्या करते हैं कि तुम्हारी खुद की मातृभाषा यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये तुम्हें गार्ड करना होगा। क्या करना होगा? गार्ड करना होगा, सुरक्षित इसे प्रोटेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि यही दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। अगर तुम अपनी फ्रेंच भाषा सीख जाते हो तो तुम्हें कोई भी गुलाम जो है वो कभी भी नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा जो है वो चाबी का काम करेगा। कितना भी बड़ा ताला रहेगा उस ताला को, उस जंजीर को तोड़ सकता है। कौन तोड़ सकता है? तो सिर्फ तुम्हारी जो मातृभाषा है ये तोड़ सकता है। मदर टंग जो है, ध्यान सुनिएगा, कौन? मदर टंग यानी मातृभाषा जो है वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें कैसा भी आजाद, मतलब कैसी भी गुलामी रहेगी उस गुलामी से तुम्हें वो बाहर निकाल सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये समझिएगा, यहाँ तक आपको समरी जो है वो बता दी गई। ध्यान सुनिएगा, समरी जो है आपको बता दिया गया। कुल मिलाकर आपको इसमें याद ये रखना है कि यहाँ पर फ्रैंको प्रेशियन वार के बारे में बताया गया जो कि 1870 से 1871 के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांस जो है वो हार जाता है। फ्रांस के दो जिला अल्सास और लोरेन को कब्जा कर ली जाती है और कब्जा करने के बाद बर्लिन से आदेश आता है कि आज के बाद फ्रांस और अल्सास में जर्मन भाषा जो है पढ़ाया जाएगा। जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए नए शिक्षक आएंगे और यहाँ पे जो टीचर एम हैमेल है उन्हें स्कूल छोड़कर जाना था। कुल मिलाकर आपको इतना बस अभी फिलहाल के लिए याद रखना है। आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को पूरे लास्ट तक एंड करना है, यानी देखना है और वाच तो करना ही है, साथ ही साथ ध्यान सुनेगा। मैं आप लोगों का नोट्स को भी चेक करूंगा तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा कि आपको नोट्स कंप्लीट करना है। जितना भी मैंने लिखा हुआ है सब आपको नोट्स करना है, बनाना है और साथ ही साथ क्या करना है कि आपको ढंग से लिखना है। और मैं आपका कॉपी जो है वो मैं आपका कॉपी चेक करूंगा तो आपको इसको क्या करना है, ढंग से राइट करना है। और राइट करने के बाद इसे लाइन बाय लाइन आप मिलाकर पढ़िएगा एक बार दो बार, यहां से आपके जो क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटेगा। तो जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।